हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद आज फिर आपके लिए एक नया वीडियो। इसके अंदर हम बात करेंगे आज कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। वो सारे स्टूडेंट जिन लोगों के सिलेबस के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम आज बात करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्या मायने हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, साथ ही साथ मटेरियल वेरिएंस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें डिटेल में आज डिस्कस की जाएंगी। ये वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इस बार जो मैनेजमेंट का पेपर हुआ था, जिन लोगों ने पेपर दिया होगा मैनेजमेंट का उन्हें याद होगा कि मैनेजमेंट के पेपर में 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पर बेस्ड थे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। साथ ही साथ ये बीकॉम, एमकॉम, एमबीए और बीबीए स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके सिलेबस में भी कॉस्ट अकाउंटिंग जरूर होता है और वहाँ ये बहुत ही फायदेमंद साबित होगा आपके लिए। साथ ही साथ सीएमए, सीए और सीएस के स्टूडेंट जिन लोगों में कॉस्ट अकाउंटिंग का एक बहुत ही मजबूत रोल है, तो उनके लिए भी इसकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम उमाकांत आनंद, मैं जीआरएफ क्वालिफाई हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट में, रिसर्च स्कॉलर हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय में। साथ ही साथ मैंने एमकॉम, एमबीए भी किया है और 5 वर्षों से भी ज़्यादा समय मैंने व्यतीत किया है हायर एजुकेशन में, नेट, जीआरएफ, सीएमए, यूजी, पीजी और बोर्ड के स्टूडेंट को ट्रेन करने में। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। अब हम बात करेंगे सबसे पहले मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक्चुअली में क्या है, इसके बारे में हम अब बात करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए आप एक डेफिनेशन देख सकते हैं जो कि आईसीएमए लंदन के द्वारा दी गई है। द प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, देयर कंपेरिजन विद द एक्चुअल कॉस्ट एंड द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टू देयर कॉजेज एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसका क्या मतलब है, इसको आप ध्यान से समझें। स्टैंडर्ड कॉस्ट कॉस्टिंग की वो टेक्निक जिसके अंदर हम स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट के जो डिफरेंसेस हैं, यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट के जो डिफरेंसेस हैं उन्हें फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद हम देखेंगे कि डिफरेंसेस किस तरीके के हैं, पॉजिटिव मैनर में है या नेगेटिव मैनर में। एंड आफ्टर दैट वी ट्राई टू फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस। फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे वो कौन कौन से रीज़न है जिनकी वजह से कॉजेज हैं। एंड आल्सो हम ये भी कोशिश करेंगे कि उन अंतर को किस तरीके से फ्यूचर के लिए मिनिमाइज किया जा सके। तो ये पूरा का पूरा खेल, जहाँ पे हमारी पूरी कोशिश होती है कि सब तरीके के आने वाले वेरिएंसेस जो भी स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट के बीच के हैं, उन्हें हम लोग इस टेक्निक के माध्यम से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, इस पर भी थोड़ी बात करेंगे। देखिए, जब हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, इससे पहले मैंने एक और लेक्चर अपलोड किया, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था, आपको याद होगा, अगर देखा होगा आपने, तो कॉस्ट कंट्रोल यानी कॉस्ट कंट्रोल जो है कॉस्ट अकाउंटिंग के बड़े ऑब्जेक्टिव में से एक है। अब हम कॉस्ट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल का मतलब ही यही होता है कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है और जो एक्चुअल है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच का जो डिफरेंस है, वही उसी को तुम्हें कंट्रोल करने की आवश्यकता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। एक बाहर का एग्जाम्पल है, कॉस्ट अकाउंटिंग से जुड़ा बिल्कुल नहीं है, बट मदद करेगा इस बात को समझने के लिए। एग्जाम्पल के लिए एक टीम है, जिस टीम में 10 लोग हैं और 10 लोगों से 8 घंटे काम करा के हर बंदे से 10 यूनिट बनवानी है। एक इन लोगों का हेड है, जिसे हम टीम लीडर कह सकते हैं, ये बंदा इनको वॉच कर रहा है। मान लो कि 10 एम्प्लॉइज़ में से 8 ऐसे एम्प्लॉई हैं जिन्होंने 8 घंटे काम करके 10 यूनिट बना दी, तो यानी फॉल्टर ये नहीं है, बट इसको कंट्रोल करना है। तो अब ये कंट्रोल किसको करेगा? ये 10 के 10 एम्प्लॉइज़ को सारी बातें सुनाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। ये बंदा क्या करेगा, वो 2 डिफॉल्टर जो 8 घंटे में 10 यूनिट नहीं बना पा रहे हैं, इन्हें कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो ये बंदा क्या कर रहा है कि जो 10 यूनिट का टारगेट दिया गया, उस टारगेट को हम क्या कह रहे हैं, स्टैंडर्ड। इन्होंने जो बनाया वो मान लो 9 बनाया, तो क्या होगा, एक्चुअल। इसी के डिफरेंस के आधार पे इन्हें कंट्रोल किया जाएगा। तो कॉस्ट कंट्रोलिंग जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आई थिंक इसके मतलब को आप समझ पाए होंगे। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है एसरटेनमेंट एंड यूज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट का यूज़ करते हैं। रिकॉर्डिंग द एक्चुअल कॉस्ट, फिर हम एक्चुअल कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं। पहले हम
स्टैंडर्ड बनाते हैं, फिर हम एक्चुअल जो कॉस्ट लगी उसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच के अंतर को फाइंड आउट करेंगे, वेरिएंस निकालेंगे। फिर हम देखेंगे भाई कि जो वेरिएंस निकल के आया है उसको एनालाइज करेंगे, उसमें क्या कारण है, क्यों आखिर वेरिएंस आया। फिर हम देखेंगे आफ्टर एनालाइजिंग द वेरिएंस एप्रोप्रिएट एक्शन मे बी टेकन, जो हमारा जो डिफरेंस निकल के आया उस डिफरेंस को किस तरीके से ख़त्म किया जाए या कम किया जाए ताकि फ्यूचर में ना बने, इसके लिए अब हम अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। तो ये एक्टिविटीज़ हैं जो कि इसके अंदर कंसीडर होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कॉस्ट का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की टेक्निक नहीं है, कौन से टेक्निक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन, या कभी कभी कि इनमें से कौन कौन से इसमें की टेक्निक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। तो प्रोसेस इसका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, इससे कौन कौन से स्टेप आते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। तो इसका पहला है स्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड, यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करना है कि हमें कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग द एक्चुअल कॉस्ट, फिर हम एक्चुअल कॉस्ट को डिटरमाइन करेंगे। पहले तो हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, अब एक्चुअल कॉस्ट को डिटरमाइन करेंगे, फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, यानी स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच के डिफरेंस क्या उनको हम कंपेयर करेंगे। फिर हम देखेंगे कि वो कॉजेज़ कौन कौन से हैं, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉजेज़, हम कॉजेज़ डिटरमाइन करेंगे। फिर हम देखेंगे कि उसके वेरिएंस जो है वो आए हैं, तो वेरिएंस किन रीज़न से आए हैं। ये सारी चीज़ें, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये इसी सिस्टमेटिक वे में इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। कई एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से स्टेप जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के हैं, या इनको सही तरीके से मैच कराइए या सही तरीके से इनको अरेंज करिए। तो इस पर कई तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जो हमने स्टेप पढ़े थे उनको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि आप सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट कर लें कि आपको कॉस्टिंग करनी है, यानी आपको कोई प्रोडक्शन बनाने का आपके पास एक ऑफर आया, कंपनी के हेड ने आपको बताया कि भाई आपको ये प्रोडक्ट तैयार कराना है, इसकी कॉस्टिंग कर दीजिए। तो आप इसमें स्टैंडर्ड सेट करेंगे, उसमें आप मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ठीक है, सारे ओवरहेड्स कितने लगेंगे, तो आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया। फिर आपने क्या किया कि जब प्रोडक्शन हुआ मान लो एक्चुअल में कितना उस पर पैसा खर्च हुआ, उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रॉपर कॉस्ट शीट बनाएंगे। कॉस्ट शीट बनाने के बाद देखेंगे कौन कौन से खर्चे हुए हैं, उस तरीके से आपको एक आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे कि उसमें कंपेयर करेंगे तो कितने फिगर आ रहे हैं, फिगर या तो पॉजिटिव फिगर हो सकते हैं या नेगेटिव फिगर हो सकते हैं। फिर आप डिटरमाइन करेंगे कॉजेज़, वो कौन कौन से रीजन है जिनकी वजह से यहाँ पे डिफरेंस आए हैं, और उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, भाई किस मतलब एलिमेंट की वजह से डिफरेंसेस आए हैं। नेक्स्ट है डिपोजिशन ऑफ वेरिएंसेस, फिर आप उन वेरिएंसेस को कम करने की कोशिश करेंगे कि जो हुआ है करंट में तो लॉस में चला जाएगा, लेकिन वो फ्यूचर में ना हो, इसके लिए कुछ आप आगे पॉलिसी भी जनरेट करेंगे। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है इट हेल्प टू इम्प्लीमेंट बजटरी कंट्रोल, हमें बजटरी कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हम फ्यूचर के लिए बजट बनाते हैं और बजट ठीक बने, बजट में कोई गड़बड़ी ना हो, या हो तो कम से कम हो, उसके लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इट हेल्प इन अनसर्टेन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, यानी आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आप कितना बढ़िया परफॉर्म कर पा रहे हैं, जो स्टैंडर्ड है उनके अकॉर्डिंग कितना काम कर पा रहे हैं, इसके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। इट सप्लाइज द वे टू यूटिलाइज प्रॉपर मटेरियल, लेबर एंड आल्सो ओवरहेड्स, यानी आप लेबर, मटेरियल, ओवरहेड का किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन का जो ढंग है वो प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही, ये भी इससे आप एसर्टेन कर पाएंगे। इट आल्सो हेल्प टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज फॉर इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। इस बात को जरा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। मोटिवेट आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि AXYZ 3 स्टूडेंट हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक बंदे के एग्जाम में मान लो नंबर आए 60%, एक के नंबर आए 70% और एक के नंबर आए 50%। स्टैंडर्ड क्या है, मान लो ये सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं, और मान लेते हैं कि स्टैंडर्ड है इनका 40% का। भाई CBSE बोर्ड का ये स्टैंडर्ड है कि कोई भी बच्चा अगर एग्जाम में 40% ले आता है तो वो अगली एग्जाम में प्रमोट करने के लायक है, उसे प्रमोट किया जाएगा अगली क्लास के लिए। अब मान लो एक बंदे के 60% है, एक के 70 और एक के केवल 40 मान लीजिए, सिर्फ 40 मान लेते हैं। तो हालांकि तीनों बंदे प्रमोट हो सकते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, लेकिन इस 40 वाले को 70 वाले का एग्जाम्पल देके मोटिवेट किया जा सकता है कि देखो भाई ये बंदा 70% लाया है और तुम सिर्फ 40 ही लाए हो, तो इससे कुछ सीखो,
यानी हम मोटिवेट कर सकते हैं, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मोटिवेट करने का भी एक बहुत बड़ा काम करता है। नेक्स्ट हम बात करें तो इट आल्सो हेल्प्स द मैनेजमेंट टू सप्लाई नेसेसरी डेटा रिलेटिंग टू कॉस्ट एलिमेंट एंड सबमिट कोटेशन। यानी हम कॉस्ट एलिमेंट्स, कॉस्ट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जो हम फ्यूचर के लिए कोटेशंस बनाते हैं, उन सारे कामों के लिए, चाहे सेलिंग प्राइस फिक्स करना हो या प्रॉफिट डिटरमाइन करना हो, उनके लिए हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इट आल्सो हेल्प्स द मैनेजमेंट टू मेक प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अगर आपको इन्वेंट्री प्रॉपर इवेल्युएट करनी है कि कितना लास्ट में स्टॉक बचा, कितना आपके पास होना चाहिए, कितना आना चाहिए, कितना जाना चाहिए, उन सब का सिस्टम बहुत बढ़िया रखना है, तो भी आपके लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पता होनी चाहिए आपको। इट एक्ट एज द कंट्रोल डिवाइस, जैसे स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ही कंट्रोल डिवाइस है पूरे इस कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, सब कुछ कंट्रोल करने का ही काम करता है। नेक्स्ट है आपका इट आल्सो हेल्प मैनेजमेंट टू मेक वेरियस करेक्टिव डिसीजन। मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेता है, जहाँ पे कुछ उसे काम करने की आवश्यकता होती है, कुछ डिसीजन उसके जो मेक जरूरी है, जैसे फिक्सेशन ऑफ प्राइस, मेक और बाय डिसीजन, ये सब जो डिसीजन जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग उसमें काफ़ी हद तक हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसके अब एडवांटेजेस क्या हैं। देखिए जो भी कोशिश है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा भले ज़रूर हो पा रहा, लेकिन कोशिश ये है कि जब आप देखना स्टार्ट करें बहुत मतलब सीरियसली, तो पूरा का पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि आप बस 5-5 मिनट के वीडियो के व्यूज़ के पर्पज़ के लिए बनाए जा रहे हैं। मेरा बिल्कुल ये कोशिश नहीं है कि इस व्यूज़ इससे बढ़े, बस कोशिश ये है कि ये जो देखने वाले स्टूडेंट हैं, जो सीरियस हैं इस सब्जेक्ट को लेकर, उन तक मेरी जो नॉलेज है वो आप तक पहुंच पाए, जिसका बेनिफिट आप अपने एग्जामिनेशन के लिए ले पाएँ। व्यूज़ कलेक्ट करना, सब्सक्राइबर बढ़ाना, ये खैर मेरी अभी फ़िलहाल मेरी कोई ऐसा कोई मोटिव नहीं है। मेरे पास जो समय है, मेरे पास जो चीज़ें हैं, मैं आप तक डिलीवर करना चाह रहा हूँ ताकि उसका बेनिफिट आप ले सकें। एडवांटेजेस की बात करें तो पहला एडवांटेज है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सर्व एज द गाइड टू द मैनेजमेंट इन सेवरल मैनेजमेंट फंक्शन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का काम क्या है कि मैनेजमेंट के जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस में आपकी हेल्प कर सके, आपकी कई तरीके से मदद कर सके। एंड प्रोडक्शन पॉलिसीज़, जो आपकी प्रोडक्शन की पॉलिसी हैं, उनमें भी आपकी हेल्प कर सके। प्रोडक्शन पॉलिसी किस किस तरीके से हो सकती हैं? प्रोडक्शन पॉलिसी कई तरीके की हो सकती हैं कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कितना करना है, उसमें क्या कॉस्ट रखनी, उनमें भी आपकी हेल्प करता है। मोर इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल इज पॉसिबल अंडर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। यानी आप जो कॉस्टिंग कर रहे हैं उसके अंदर जो कॉस्ट कंट्रोल है वो बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए, उसमें कहीं कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वो कोशिश रहेगी वो बहुत इफेक्टिव हो, बहुत मजबूत हो, बहुत बेहतर हो। एनालाइज वेरिएंस एंड मेजरमेंट हेल्प टू डायरेक्ट इनएफिशिएंट एंड मिस्टेक विच इनेबल। यानी कि ये भी एनालाइज करता है, वेरिएंस के थ्रू हम ये एनालाइज करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे डिफ़ॉल्टर्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनएफिशिएंसी कर रही हैं, उनके अंदर कमियां हैं, तो उनको हम ख़त्म करें, उनको हटाएं, और कुछ मिस्टेक्स होती हैं उनको भी धीरे धीरे करके कम किया जा सके। नेक्स्ट अगर आप देखें तो सिंस स्टैंडर्ड कॉस्ट आर प्री डिटरमाइंड कॉस्ट सो वेरी यूजफुल फॉर प्लानिंग एंड बजटिंग। तो इस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आप प्लानिंग और बजटिंग भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो पहले ही स्टैंडर्ड बनता है, काम करने से पहले ही स्टैंडर्ड हम बनाते हैं, तो एक प्रकार से हम लोग बजटिंग और प्लानिंग में एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है वंस स्टैंडर्ड सेट सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड सेविंग सिंस मोस्ट ऑफ द कॉस्टिंग कैन बी एलिमिनेटेड। यानी कि अगर आप एक बार स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं तो उस केस में फिर कॉस्ट सेव करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस स्टैंडर्ड बेहतर अगर आपका बनेगा, कॉस्टिंग बेहतर आप करेंगे, तो फ्यूचर में इस तरीके की दिक्कतें नहीं आएंगी। नेक्स्ट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम्स इफेक्टिव बाय सेटिंग अप स्टैंडर्ड। एक सबसे बहुत अच्छा तरीका ये है कि अगर स्टैंडर्ड आपने सही बना दिए और वह एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेबल है, तो फिर आप उस पूरे काम का जो जिम्मा है, जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसी नेक्स्ट पर्सन को डेलीगेट कर सकते हैं, फिर आप उससे प्रॉपर काम करा सकते हो। ये उसके लिए भी थोड़ा आसान हो जाएगा कि वो एक अच्छे ढंग से काम करा के आपको प्रॉपर फीडबैक दे पाएगा। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आल्सो यूज फॉर इन्वेंट्री इवेल्युएशन पर्पस। यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आप इन्वेंट्री इवेल्युएशन भी बहुत बढ़िया कर सकते हैं। लास्ट में प्रॉफिट कितना बचेगा, कितना उसमें क्या तरीका होना चाहिए, वो सब कुछ आप बता पाएंगे। नेक्स्ट है इफिशिएंसी ऑफ लेबर इज प्रमोटेड। यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से लेबर भी प्रमोट होते हैं। लेबर कैसे प्रमोट होते हैं? लेबर्स भी मोटिवेट होते हैं। अगर कोई अच्छा लेबर है और बेहतर काम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो उसे आगे के लिए प्रमोट किया जा सकता है। अब एक नज़र डाल लेते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस पे। इसका जो पहला डिसएडवांटेज है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन्वॉल्व हाई डिग्री ऑफ टेक्निकल स्किल। भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो रामू सामू पप्पू टाइप के लोग नहीं कर पाएंगे।
इसका मतलब है इसके लिए एक हाई स्किल्ड पर्सन चाहिए, एक ऐसा बंदा जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग की बारीकी समझता हो, वही बंदा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सेट कर सकता है। नेक्स्ट है द एग्जीक्यूटिव्स आर लाइबल फॉर दोज वेरिएंसेस दैट आर फाउंड फ्रॉम एक्शन एंड एक्चुअली कंट्रोल बाय देम। यानी कहा गया वो जो एग्जीक्यूटिव है वो उसके लिए लाइबल हो जाते हैं। कभी कभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की वजह से एक कुछ ऐसे लोग हैं कुछ जो काम करने वाले हैं वो उनके जो लाइबिलिटी है उनके ऊपर पहुंच जाती है, तो उससे थोड़ा सा उनको परेशानी भी हो सकती है। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए एक डिसएडवांटेज है। स्टैंडर्ड्स आर ऑलवेज चेंजिंग सिंस कंडीशंस ऑफ द बिजनेस आर इक्वली चेंजिंग। ये भी खराबी है कि स्टैंडर्ड जो है हम उतने नहीं चेंज करते हैं जितने कि बिजनेस की कंडीशन बदल जाती है। बिजनेस देखिए दिन पर दिन बदल रहा, तो हमें स्टैंडर्ड को भी दिन पर दिन बदलना पड़ेगा। यानी कि 1980 में कही गई कोई बात 2020 में बात बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती। जैसे कि किसी साइंटिस्ट या किसी फिलोसफर ने कोई बात बोल दी तो जरूरी नहीं कि उन हालातों में कही गई उनकी बात उस टाइम ठीक होगी, 2020 में एज इट इज़ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सेम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड सिचुएशन के साथ बदलने चाहिए, तो बदलना यानी कहीं ना कहीं कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए एक सरदर्द का काम है। तो ये इसकी अपनी एक लायबिलिटी एक डिसएडवांटेज है। लास्ट पॉइंट की बात करें तो द स्टैंडर्ड आर आइदर टू लिबरल और रिजिड सिंस द सेम बेस्ड ऑन द एवरेज पास्ट रिजल्ट। यानी कि स्टैंडर्ड बहुत रिजिड नहीं होना चाहिए, और कभी कभी अगर रिजिड हो जाए तो वो फिर उसकी खराबी है कि आप पुराने हिसाब से चीज़ें बिल्कुल रिजिड किए हुए हैं और वैसे रिजल्ट अब नहीं हो पा रहे हैं, तो उस केस में इसे चेंज करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं इसका एक ड्रॉबैक है, इसकी एक डिसएडवांटेज है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को समझने की कोशिश की। उम्मीद है कि लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरीके के जो भी लेक्चर्स हमारे हैं वो आप सभी तक पहुंच पाएँ। आपने बेशकीमती समय दिया, आपका शानदार आभार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।